नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट की। बातों का क्या है, बातें तो होती रहेंगी, ये तो कभी खत्म होने वाली है ही नहीं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें पूछा है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो शोर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो देखिए, देवनागरी लिपि के विकास की यदि हम बात करें तो ये ब्राह्मणी लिपि से माना जाता है। वहीं हम बात करें, यहाँ पर पूछा है जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में अलंकार कौन सा होता है। यानी एक तो शब्द है, उस शब्द के एक से अलग अनेक अर्थ हैं, तो वो होता है श्लेष अलंकार, क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक। वहीं यदि हम बात करें तो इसमें कहा है काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो, काली घटा घमंड घटा, दो बार घटा आया है, अब दोनों का अर्थ जो है अलग अलग होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका विल बी राइट आंसर। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। देखो, त्रिभुज यानी तीन भुजों का समूह, तो ये द्वंद्व द्विगु समास हो गया। नवरत्न ये द्विगु समास हो गया। त्रिलोक यानी तीन लोक, और दशानन ये आपका बहुब्रीहि समास हो गया। दशानन, दस है, आनंद जिसके अर्थात शीश, और ये किसे बोलते हैं हम, रावण को बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा है कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। व्याख्या करने के लिए या उसके संबंध में कुछ कहने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो इसका क्या था, क्या आप मुझे बताएंगे ये कौन सा चिन्ह है। चलो, ये तो बराबर का हो गया, ये वाला कौन सा चिन्ह है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। आगे हमसे पूछा अयादी संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। देखो, अयादी संधि के उदाहरण की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अयादी संधि होती किस में है। ठीक है। तो देखो, ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये अयादी संधि का उदाहरण है। ठीक है। नो प्लस इक ये हो जाएगा नाइक। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा है कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है। मतलब जो कार्यालय का आदेश होता है, उस आदेश में जो चिट्ठी होती है, पत्र होता है, तो उसमें जो अधिकारी होता है वो अपने हस्ताक्षर कहाँ पर करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो वो करता है नीचे दाहिनी तरफ, यानी इस वाले स्थान पे जहाँ पर मेरा मार्क है ना, यहाँ पर। तो ये आपका नीचे दाहिनी ओर करता है। ठीक। आगे नेक्स्ट, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक, यानी उससे अच्छे आप हैं। और यदि हम बात करें तो दोनों अलग अलग हो गए, यानी वो और है तुम और हो, यानी उससे अच्छे हैं आप। यहाँ पर जो होगा आपका अपदान कारक होगा। अलग होने के अलगाव की स्थिति में जो होता है वो अपदान कारक होता है। आगे कहा राम ने खाना खाया होगा, यानी राम ने खाना खाया होगा, पता नहीं खाया नहीं खाया है, लेकिन संभावना हो रही है यहाँ पर। राम ने खाना खाया होगा, तो खाया होगा कौन सी क्रिया है, खाया होगा जो है आपकी संदिग्ध भूत है। ठीक है ना, संदिग्ध भूतकाल का ये उदाहरण है। आगे यहाँ पर कह रखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था, ठीक है ना, वही वाला 10वां क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पर। यानी मैंने वहां सामान रखा होगा, तो ये रखा होगा जो है ना, ये संदिग्ध है, संदेह है, तो ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहा है, इसमें क्या रखा है कि सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य बताओ। मतलब ये मिश्र वाक्य हो गया, एक तो सूरज पढ़ा लिखा और क्या बन गया, अधिकारी बन गया। अब इसका जो है तुम्हें सरल वाक्य बनाना है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो सरल वाक्य क्या बनेगा, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। लो जी, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 13 में कहा है कि हथियाना से कौन सी क्रिया, हथियाना में कौन सी क्रिया। तो देखो, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, तो इस तरह की जो क्रिया होती है ये उदाहरण होती है तुम्हारी
नाम धातु का। ऑप्शन नंबर डी 13 का डी राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें 14 में, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा। तो मैथिली शरण जो है उनकी एक रचना है जिसका नाम है यशोधरा, और ये चंपू काव्य है, यानी गद्य और पद्य दोनों में जो रचना होती है तो चंपू काव्य कहते हैं। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए, मतलब जो समूह को दर्शाता हो। ठीक है, तो देखिए गमला, गुलाब, पुरुष और स्तावक। तो 15 का ऑप्शन नंबर है, ये जो है ये समूहार्थक है। ठीक है, इस्तेवाक का मतलब होता है समूहार्थक, मतलब एक से अधिक चीजों को दर्शाना। ठीक, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें कहा है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, मतलब प्रत्यक्ष का परोक्ष बिल्कुल ठीक है, दृश्य का अदृश्य ये भी ठीक है, आयात का निर्यात ये भी ठीक है। अब बचेगा 16वां, यही आपका गलत है, आमिष का निरामिष होता है ना कि सामिष। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 में कहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, तो देखो पार्वती, रुद्राणी, भवानी ये तीनों बिल्कुल ठीक है, और ये ही सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब देखो यहाँ दानव, निशाचर और अम्बक अलग हो गया, रीता, रिक्त और तिक्त अलग हो गया, मनोरथ, इस पर निलय ये अलग हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कहा है कि जब वाक्य की क्रिया में लिंग वचन पुरुष कर्ता और अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें तो कुछ मत कहो, जब कोई विकार उत्पन्न नहीं होता तो भाववाच्य होता है। कर्ता, कर्म, लिंग, पिंग ये काम ना करें तो भाववाच्य। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, यानी एक तो टुक ये है और ये है टूक। तो जो पहले वाला टुक है, छोटा ऊ की मात्रा जो लगी है, इसका अर्थ होता है थोड़ा, और दूसरे का अर्थ होता है टुकड़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय होता है, देखो प्रत्यय की यदि हम बात करें तो प्रत्यय वो होता है जिसको हम कहते हैं शब्दांश। क्वेश्चन नंबर 21, जैसा करोगे वैसा भरोगे कौन सा सर्वनाम है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, वो तो संबंध है ना चीजों का। अर्ध विव्रत स्वर है, तो अर्ध विव्रत जिसको बोलने पर आधा मुंह खुले, और आधा मुंह जो खुलेगा वो खुलेगा तुम्हारा ए को बोलने पर, ए। ठीक है, वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो इसमें कहा है इनमें से अंतस्थ वर्ण है। तो देखो येरेले वे, येरेले वे ये जो होते हैं ये अंतस्थ वर्ण होते हैं, चार होते हैं, संयुक्त भी चार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहा है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। तो ये भैया अयोगवा होते हैं, ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं, इन्हें अयोगवा कहा जाता है। तो 24 का सी। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 में क्या कहा है, 25 में कहा है कि प्रत्युन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा। तो प्रत्युन्नमति शब्द का वाक्यांश की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे प्रत्युन्नमति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक जो है इस गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो भाई पढ़ो गद्यांश को। लो, इसमें कहा है कि विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं, और इसके विपरीत निराशा और चिंता के विचार मृत्यु दुर्घटनाओं की अपनी ओर खींचते हैं। तो दूसरे को विश्वास करने में यदि हम स्वयं पर या अपने बनने वाले सच्चा विश्वास करते हैं तो स्थिति अलग होती है। और यदि हम इस जीवन में नकारात्मक सोच रखते हैं, भरते रहते हैं, तो हमारा जीवन निराशा और अंधकार में भर जाएगा। क्या आपने कभी जीवन में घटने वाली घटनाओं और अपने अंदर की उस समय की मानसिक विचारधारा स्थिति का अध्ययन किया है? यदि आप आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ओर आप्लुत होते हैं तो कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास हैं। और इसके विपरीत निराशा, कुंठा, भय, संदेह के साथ ये निर्णय में सदैव गलत और असफल होने के विपरीत होंगे। हमारे अंदर मनोवेग
सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं और उन्हीं के कारण हमारी मानसिक स्थिति बदलती रहती है। कुछ मनोवेग जैसे कि क्रोध, शोक, चिरकालीन ईर्ष्या, गहरी चिंता, भय, निराशा आदि के भाव सदा घातक होते हैं। लंबे समय तक उनकी तीव्रता हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से पंगु बना सकती है। आशा और उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, चिंता, निश्चिंतता, शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि भाव रचनात्मक होते हैं और लंबे समय तक इनके अभ्यास द्वारा निरोग, समृद्धि, सफलता प्राप्त की जा सकती है। कई वैज्ञानिकों के प्रयोग के द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि की है। आज हम यदि इन विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। वेदों में परमात्मा से यही प्रार्थना की गई है, आ नो भद्रा क्रंतवो यंतु विश्वस्ते, यानी सभी दिशाओं से नेक विचार मेरी ओर आए। ठीक है, काफी लंबा पैसेज था भाई। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या कहा है? 26 में कहा है, एक ऑप्शन और रह गया, इसे भी ले लेते हैं। कहा है हमारा जीवन जब निराशा के अंधकार से भर जाता है तब क्या होता है? क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय, घातक मनोरथ लंबे समय तक तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, इसमें क्या कहा है? 27 में कहा गया है कि प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये करना चाहिए कि हमारा जो मनोस्थित प्रिय विचारों में सदा परिपूर्ण रहना चाहिए, यानी अपने मस्तिष्क में सकारात्मक विचार लाने चाहिए। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। ठीक है, यानी हमेशा हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी भाव रचनात्मक हैं? तो सभी भाव रचनात्मक की यदि हम बात करें तो प्रेम, स्नेह, भाईचारा, शांति, ईमानदारी, मुस्कान, क्रोध, शोक, ये सब भाव हैं और रचनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या कहा है? 30 में कहा है कि हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो भैया जब होते हैं जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। ठीक है, अब 30 नंबर की हिंदी हो गई खत्म। अब 15 नंबर की चलेगी आपकी रीजनिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 की यदि हम बात करें तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि पलक, क्विंसी, रमेश, श्याम, तिमिर, उमंग, बंदन और बिला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पलक बिला के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। देखो भाई कैसे बैठाएंगे इसे, मैं बैठाता हूँ। इसमें ये कहा है कि पलक बिला के दाईं ओर तीसरे और क्विंसी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यानी पलक देखो यहाँ पर बना देता हूँ मैं छोटा सा लो, ये बन गया। पहले तो ये लोग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है। देखो ये हो गए 2 और 2 हो गए 4 और 2 6 और एक है बैठा दो 7। पलक की बात कर रहा है। पलक कहाँ गया? पलक बिला के दाएं और तीसरे स्थान पर है। तो कहने का मतलब ये है हमें पहले किसको बैठाना है? बिला को बैठाना है। ठीक है, आदमी 8 हो रहे हैं भाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ बैठा दो 8, ये 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब सवाल हम पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि पलक बिला के दाईं और तीसरे, तो पलक जो है यहाँ पर अगर मैं पलक और बिला यहाँ पर रख दो आप, पलक इस जगह ले लो पी, पी फॉर पलक। अब दाईं ओर तीसरे स्थान पर है तो 1 2 3 यहाँ रख दो बिला, ये हो गया बिला ए इस वाले पर। ठीक है, और आगे कह रहा है ये कि क्वींसी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो क्वींसी कहाँ रखेंगे?
1 2 3 यहाँ रखेंगे हम क्यूंसी, यानी ये हो गया के। आगे क्या कह रहा है ये? श्याम तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। श्याम तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर। श्याम तिमिर के, यहाँ पर बैठा दो तिमिर और यहाँ पर बैठा दो श्याम। ठीक, स्थान पर बैठा है। बंदन रमेश के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो बंदन रमेश के बाएं से, यहाँ पर बैठा दो रमेश और यहाँ पर बैठा दो बंदन। एक बचा उमंग, वो यहाँ बैठा दो। अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लो। क्विंसी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? तो भैया क्विंसी के तुरंत दाएं बंदन बैठा है। ठीक है, ये है क्विंसी और ये है बंदन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32। इसमें 32 में क्या कहा है कि राम ने कहा सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे की इकलौती, इकलौती क्या है? बेटे की इकलौती है। राम सीता से कैसे संबंधित है? तो माँ है उसकी। आगे इसमें कह दिया है प्रश्न में दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में प्रस्तुत करता है। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अनुकरणिका आएगी, उसके बाद आएगी भूमिका और भूमिका के बाद आएगा अध्याय। तो यानी 2 5 4 और 2 5 4 ये रखा इस वाले ऑप्शन में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाला है, क्वेश्चन नंबर 34। देखो भाई, ये कह रहा है सभी अभिनेता लड़कियां हैं। मान लो ये बन गया अभिनेता और ये सभी अभिनेता क्या हैं? लड़कियां हैं। लो जी, ये बना दिया लट्टू यानी लड़कियां। सभी लड़कियां खूबसूरत हैं। लो जी, ये जितनी भी लड़कियां हैं ये सब क्या है? के फॉर खूबसूरत है। अब निष्कर्ष देख लो, सभी अभिनेता खूबसूरत हैं तो अभिनेता और खूबसूरत बाहर को आएंगे, सभी मिल जाएगा, पहला वाला ठीक है। कुछ लड़कियां अभिनेता हैं तो कुछ लड़कियां अभिनेता, लड़की से अंदर को जाएंगे, ये भी ठीक है। तो मतलब दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये डी आपका राइट आंसर है। लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कह रहा है यदि एक विशेष भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाए? देखो, आर का कोड कितना होता है? 15 और इसका होता है 19। 15 में 4 जोड़ दिए, नहीं आर का होता है 18। आर का होता है, देखो आर के बाद आर का 18, एस का 19, मतलब एक बढ़ लिया। वैसे एस का 19 तो अगला क्या आएगा? टी आएगा। इसका 15, पी का होता है 16, तो इसके बाद आएगा यू। अब इसका एक तो इसका आ गया, तो ए के बाद बी, तो वैसे ही आई के बाद आएगा जे। वैसे ही आर के बाद 19 तो एन के बाद कितना आएगा? ओ और जी के बाद एच। अब ये देख लो टी यू जे ओ एच, टी यू जे ओ एच, टी यू जे ओ एच। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ये कह दिया है कि अगला पद कौन सा आएगा? देखो 12 से 18, 18 से 27, 27 से 40.5 आगा अगला पद कौन सा आएगा ये देखकर हमें बताना है। देखो इसमें क्या किया है, इसमें ये क्या है कि सबसे पहला 12 और इसके बटे 2 करके जोड़ दो, मतलब कितना आ जाएगा? 6। 12 में 6 छोड़ दिया 18। फिर करना हमें 18 और बटे 2, मतलब 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। तो 18 में 9 जोड़ दिया 27। फिर वैसे ही 27 का इन्होंने 27 और बटे 2,
तो 27 का आधा कितना हो जाएगा, 27 14 दूनी 28, 13.5, 13.5 इसमें जोड़ दिया 27 में, तो ये आ गया तुम्हारा 40। अब क्या करना है, अब तुम्हें करना है 40/2, ये जोड़ दो, तो आपका ये आ जाएगा 60/75। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि त्रिभुज बताओ कितने हैं। ठीक है, अब त्रिभुज वाला तो जो भी क्वेश्चन होगा जाने मन वो मैं होमवर्क देता हूँ, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कई बच्चे व्हाट्सअप नंबर मांग रहे थे मेरा, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कथन और निष्कर्ष करने हैं। देखो इसमें कहा है कि दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की। दूसरा कथन है मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है। ठीक है, तो देखो अब निष्कर्ष, आत्मनिर्भर बनना असंभव है, ऐसा तो इसमें कहा ही नहीं गया है। मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा, आगे कह दिया मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है, उत्पादक की तो बात कही नहीं है, तो मतलब कोई सा भी अनुसरण नहीं निकलता है, ना ही तो पहला और ना ही दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, देखो कैसे होगा। रामू 48 वर्ष का है, रोबिन से रामू से 6 वर्ष छोटा है और रोहित से 24 वर्ष बड़ा है। रामू के 2 बच्चे नीतू व मीनू है, रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है और वह उससे 15 वर्ष छोटी है। कृष्णा की आयु कितनी है? देखो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इन्होंने क्या कहा है, रामू की उम्र 48 वर्ष है, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम रामू की उम्र। अब रामू की उम्र कितनी है, 48 वर्ष। फिर वो कह रहा है रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा, तो रोबिन की उम्र निकाल लो। 6 वर्ष छोटा है ना रोबिन, तो 48 माइनस 6 मतलब रोबिन हो गया 42 साल का। फिर आगे हमसे ये कह रखा है कि 6 वर्ष छोटा और रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। ठीक है, रोहित से 14 वर्ष बड़ा है, तो रोहित की आयु निकाल दो। रोहित की आयु, अब रोहित से 14 वर्ष बड़ा है कौन, रोबिन, और रोबिन की आयु कितनी है 42, तो 42 माइनस 14, जब 42 में से मैं 14 घटाऊंगा तो मेरा बचेगा 28। तो देखो रामू की आयु ये आ गई, रोबिन की आयु ये आ गई, रोहित की आयु ये आ गई। आगे क्या कह रहा है, रामू के 2 बच्चे हैं नीतू व बीनू। ठीक है, नीतू और बीनू। आगे कह रहा है कि रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है और वह उससे 15 वर्ष छोटी है, मतलब रोहित से 15 वर्ष छोटी कौन है, कृष्णा, तो कृष्णा की उम्र निकाल लो। कृष्णा रोहित से 15 वर्ष छोटी है, यानी 28 माइनस के 15, कितना बचा, 15 घटाएंगे तो 13 बचेगा, 13 वर्ष आ गई। अब क्या पूछ लिया हमसे, हमसे पूछा कृष्णा की आयु बताओ। लो जी 13 वर्ष आते हो गए, ये है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, देखो कैसे करा इसमें, ये देखते हैं बीच वाला 10 कैसा है। देखो इन चारों तरफ ये जो है ये इन चारों को जोड़ दो, यानी 2 और 4 6 और 6 12, और 12 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 और 12 में से ये वाला 2 घटा दो 10 आ गया। वैसे ही 2 और 8 सॉरी 8 और 10 कितना हो गया 18, 18 और 2 20, 20 और 26, 26 में से 2 घटा दो 24 आ जाएगा। वैसे ही 10 और 12 22, 22, 22 और 14 कितना हो गया 22 और 14 36, 36 और 4 40, 40 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रखा है, 41 में कह रखा कि
यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, चलो देखो, ये वाला निशान है, ये वाला तीर का निशान देखो, ये सीधा है, आपका हमने थोड़ा झुका दिया, ऐसा कर दिया, मतलब ये 90 डिग्री पर खड़ा है, अब 30 डिग्री झुका दिया तो ऐसा हो गया। ठीक है, फिर हमने 30 डिग्री और घुमा दिया तो ऐसा हो गया, फिर हम इसे अगला घुमा देंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, 41 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सही से ध्यान से देख लो, कर लेंगे, ज़्यादा भारी नहीं है। देखो, रूपरेखा तैयार होती है घर की, और कंकाल किसका तैयार होता है, तो कंकाल होता है शरीर का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, देखो इसमें क्या बताना है हमें, ये जल प्रतिबिंब है, तो जल प्रतिबिंब की यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 43 की, तो जल प्रतिबिंब में जो है ना उल्टा दिखाई देता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। देखो ये वाला नीचे को हो जाएगा और ये वाला ऊपर को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या कहा है, 44 में क्या रखा है कि ये जो वर्ग है, ये जो गोल वृत्त है, ये है बोतल, और ये जो आयत दे रखा है ये है बड़ी, और ये जो है त्रिभुज है नीले के लिए। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ये है कि दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतल नीली नहीं है, कितनी बड़ी बोतल नीली नहीं है। ठीक है, तो कितनी बड़ी बोतल नीली नहीं है, तो ये आपका बड़ी भी है 37, और बोतल भी है पर नीली नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो 45 में कहा है कि इसमें कह रखा है कि दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुई 4:25 PM दर्शाती है, एक समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब में क्या नजर आएगा। देखो, दर्पण में पूछ रहा है, जो टाइम वास्तविक है वो शीशे में देखने पर कितना दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 45 में यही पूछा हमसे, तो ये भैया 7:35 दिखेगा। ठीक है, कल भी मैंने इस तरह का सवाल कराया था 1-2 में, पिछले प्रैक्टिस सेट में। तो ये कैसे करेंगे इसे हम, ये 11:60 में से घटा दो, यानी 11:60 में से हम ये घटा देंगे, ये वाला टाइम 4:25। तो देखो यहाँ तो बचेगा 35 और यहाँ बचेगा 7, तो ये ही टाइम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। 46 की यदि हम बात करें तो अब ये जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। 46 में पूछा चरक संहिता किससे संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज के पटियाली में। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, तो इब्न बतूता जब भारत आया था वो समय था मोहम्मद बिन तुगलक का, जो कि तुगलक वंश का एक बादशाह था। ठीक है, बेचारा पढ़ा लिखा तो था लेकिन किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया था, जो भी योजना बनाता था वो सफल ही नहीं होती थी, फेल हो जाती थी। 5 प्रमुख योजनाएं थी इसकी। निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 की यदि हम बात करें तो डायमंड, कोयला, ग्रेफाइट, इनमें सब में कार्बन होता है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमसे ये पूछा था किसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का रूर किस बेसिन नदी को कहा जाता है, तो भारत का जो रूर कहा जाता है वो दामोदर घाटी नदी को कहा जाता है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, तो 51 में हमसे पूछा है कि भारत में आयकर को क्या कहा जाता है, तो भारत में आयकर को कहा जाता है प्रत्यक्ष और प्रगामी कर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 52, इसमें कहा है कि सकल घरेलू बचत में कौन सा प्रमुख योगदान करता है, तो सकल घरेलू बचत में जो प्रमुख योगदान करता है वो है आपका परिवार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो आपका 25 केंद्रों पर संकेंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें कहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य गण सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है,
तो ये है आपका 1/3, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल वैसे तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम सीमा कितनी होती है आयु की? तो लोकसभा का सदस्य अगर आप भी बनना चाहते हैं तो जब बनेंगे सबसे पहले आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 57, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो भैया रेडियो तरंग का वेग होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। इसमें कहा है कि जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जल चक्र में जो बादलों का गठन होता है वो होता है आपका संघनन के द्वारा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं वीपीएस एजुकेशन पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठीक है। गलत मिलान को पहचानिए। देखिए, फाउंटेन पेन की जो खोज की थी लुइस एडसन वाटरसन ने की थी। एमीटर जैकेरियर जो, ये ही गलत है, गलत वाला ही हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें पूछा है भारत में पाए जाने वाला कौन सा गैर धात्विक खनिज है? तो पायरोफाइलाइट ये गैर धात्विक खनिज है। जुलाई 2023 में कितने इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो ये निवृत्त राय ने। ठीक है, निवृत्ति राय। आगे क्वेश्चन नंबर 62, इसमें पूछा है कि जून 2023 में चक्रवात बिपरजोय, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में लैंडफॉल किया। इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? तो ये था बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इसमें पूछा है कि अक्टूबर 2023 में 7वें इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था आपका नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इसमें पूछा है कि भारत में नव उद्गठित सांसद संसद, जो संसद है ना, संसद भवन में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो भैया क्वेश्चन नंबर 64 की यदि हम बात करें तो 1272 सीटें, यानी इतने सांसद बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अप्रैल 2023 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरा, ठीक है, नेट जीरा इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की घोषणा की? भारत की बात करें, भारत ने किस देश के साथ की थी? तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो भैया ये हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़ा भी होता है, सबसे तेज भी होता है और सबसे महंगा भी होता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो गए ये। ठीक है। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपसे पूछे ही जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको जूनियर असिस्टेंट में अपना नंबर लाना है, चाहे वो 5512 हो या 2702 वाली भर्ती हो, तो इसमें दो चीज़ें कंप्लीट कर लो, एक तो कंप्यूटर जीके और यूपी जीके। अगर ये दोनों संभाल ली तुमने तो आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि देखो हिंदी तो सभी करने का दम रखेंगे, जीके 50-50% हो ही जाता है, रीजनिंग भी सब कर ही लेंगे। तो कंप्यूटर और यूपीजी के पे अपनी कमांड कस लो, आपका नंबर आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहा है? 67 में क्या रखा, आईसीटी का तात्पर्य क्या है? तो आईसी का तात्पर्य का मतलब ये, हमसे आईसीटी की फुल फॉर्म पूछी है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की, तो इसमें पूछा एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? मतलब ये जो एएलयू है इसकी हमसे फुल फॉर्म पूछी है, यानी पूरा रूप पूछा है, तो ये हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या कहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये जो प्लॉटर दे रखा है ना, यही इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें कह रखा एक डेटा है जिससे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत प्रयोग किया जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 71, इसमें कह रखा ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर जो राउंडिंग रोबिन शेड्यूलिंग होता है, ये प्रोसेस एप्लीकेशन है, एलोकेशन पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर 72, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगस्टा को या लेडी लवलेस को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के साथ इन्होंने काम किया था, जो कंप्यूटर के पिता या जनक कहलाते हैं। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है। तो कंप्यूटर में डेटा जो है बाइनरी के द्वारा संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 74, 74 में क्या कह रखा है। 74 में कहा है कि निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब या कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें कहा है आप यानी अपने आपको कंप्यूटर हैकर के इंट्यूशन से बचाने के लिए आपको इंस्टॉल करना चाहिए। क्या इंस्टॉल करना चाहिए भैया, तो वो करना चाहिए एंटीवायरस। ठीक है, यानी एयर वॉल, जिससे कि आपका कंप्यूटर जो है हैक ना हो सके। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, इसमें कहा है वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो भैया पहले पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, इसमें कहा है कि ईमेल भेजते समय सीसी इनमें से किसे सूचित करता है। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर डी, पहले सी का कार्बन, दूसरे सी का मतलब है कॉपी। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, तो 78 में क्या कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के सुइट का एक हिस्सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एप्लीकेशन का सुइट का हिस्सा क्या है। तो भैया सुइट का हिस्सा है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए। वही हमसे कहा है दस्तावेज प्रिंट करने हेतु शॉर्टकट की क्या है। जब हम किसी दस्तावेज को प्रिंट करते हैं तो उसकी जो शॉर्टकट की लगती है वो लगती है कंट्रोल प्लस पी। सॉफ्टवेयर क्या है, चलो भाई बता देते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर निर्देशकों द्वारा सेट या प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने के लिए सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची का मिलान करवा रहे हैं, लो जी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करेंगे। ठीक है, करो भाई मिलान। देखो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था आपका अकबर ने। जौनपुर की यदि हम बात करें तो ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी। और आगरा सिटी को बसाया था सिकंदर लोदी ने। और जामा मस्जिद इल्तुतमिश की आई गई। यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, ऑप्शन नंबर ये रखा आपका। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, इसमें क्या कह रखा, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं, कितने हैं। तो भैया वो कहाँ पर है, वो है कानपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला का अनुपात क्या है। मतलब कुल मिलाकर के लिंगानुपात का रेशियो पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर 83 में। तो 912 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। आगे क्या कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है, बाकी चूना पत्थर बॉक्साइट जिप्सम उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है। तो भारत में जितना भी मेंथे का तेल होता है
उस भारत के अनुसार 85% यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। आगे क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 86 के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब ये शहर है और ये नदी है, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है, लेकिन हमें बताना नहीं वाला, मतलब कौन सा गलत है वो बताना क्वेश्चन नंबर 86 में। तो देखो बिठूर गंगा के किनारे ठीक है, गोरखपुर राप्ती के सही है, जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है, गलत वाला पूछा था, यही इसका आंसर हो जाएगा। 87 में कहा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में है, रायबरेली के दौर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है भैया, वो है मुरिया, जबकि दादरा चरकुला कर्मा उत्तर प्रदेश में होता है, मुरिया नहीं होता है। नवासी की अगर हम बात करें तो नवासी में कहा है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल कौन सा है। मतलब जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है, तो वो है कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है मेरी जान। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करवा दिया, चलो लोग कराते हैं। इधर तो दिया है तुम्हारा मेला और इधर दिया है स्थान, मतलब कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें पशु मेले की, तो पशु मेला बटेश्वर में लगता है, तो यही देख लो। बी का दूसरा किस में है, एक में दिखाई दे रहा है, बी का दूसरा दूसरे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें, अच्छा ये झूला मेला है यार, पशु मेला तो ये है पशु मेला बटेश्वर में, मतलब सी का दूसरा लगाना है भैया। सी का दूसरा एक तो इसमें है और एक इसमें है। चलो पहले वाले को देख लेते हैं, माघ मेला कहाँ पर लगता है। माघ मेला नंबर 4, माघ मेला इलाहाबाद पे लगता है, यही ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय की यदि हम बात करें तो वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये सबसे पुराना है, ठीक है। चलिए आगे, फिर सूची दे रखा, इधर लेखक का नाम है, इधर उसका उपनाम है। चलो भैया देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो त्रिपाठी जो कहते हैं निराला, एक का तीसरा देख लो, सब में ही दे रखा है एक का तीसरा। अब यदि हम बात करें रघुपति सहाय की, ठीक है, तो रघुपति सहाय को क्या कहा जाता है, फिराक गोरखपुरी, यानी बी का हो जाएगा चौथा। अब बी का चौथा एक इसमें है एक इसमें है। सी का देखो, सी का, अब सी का यदि हम बात करें तो वैद्यनाथ मिश्र, इन्हें कहा जाता है नागार्जुन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो भैया ये किया गया था आपका 1050 करोड़ का। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 की, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में लोक लेखा के अंतर्गत लेन देनों में कितनी राशि की शुद्ध प्राप्ति का अनुमान है। तो वो है आपका 500 यानी 5500 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन नंबर 95, इसमें कह रखा है जून 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमिक एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया। क्वेश्चन नंबर 95, तो ये किया गया था गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 में क्या कहा है,
इसमें कहा कि जून 2023 में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य योजनाओं के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करानी होगी? 60%। फिर इधर उद्योग है और इधर स्थिति है, कौन सा उद्योग कहाँ पर है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 97 में। तो देखिए, लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं? वाराणसी और चित्रकूट में, इसका हो जाएगा दूसरा। वहीं हम बात करें खेल का सामान कहाँ बनता है, तो खेल का सामान बनता है मेरठ में। पीतल की मूर्ति कहाँ बनती है? मथुरा में, ठीक है। और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में। यानी ए का दूसरा बी का पहला, ए का दूसरा बी का पहला, ऑप्शन नंबर ए में ही रखा है। 98 भी यही करना है, इधर जनपद है और इधर उसका मुख्यालय है, ठीक है। तो देखो भाई, सूची का मिलान करो। अगर हम बात करें तो जो गौतम बुद्ध नगर है इसका जनपद है नोएडा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो ए का दूसरा पहले में ही दिख रहा हमें, ए का दूसरा, ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही ज्योतिबा फूले नगर के जनपद की बात करें तो अमरोहा है, संत कबीर नगर का जनपद की बात करें तो खलीलाबाद है, कुशीनगर का है पडरौना। क्वेश्चन नंबर 99, देखो क्या कहा है इसमें। लो भैया, मिलान करवा दिया है इसमें भी, चलो मिलान कर देते हैं। 99वां क्वेश्चन है, देखो ये है बॉल हैंगिंग। बॉल हैंगिंग की यदि हम बात करें तो ये है आपका गाजीपुर। और हस्त निर्मित दरिया ये है आपकी मिर्जापुर में। तो पहले का सी दूसरे का बी, पहले का सी और दूसरे का डी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 99 का सी। दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, कर दो यार, एक लाइक में क्या जाता, घट तो जाओगे नहीं। जब हमें तुम पढ़ रहे हो, हमें सुन रहे हो, हमारा तुम लाभ उठा रहे हो, तो इतना तो कर सकते हो, लाइक तो बनता है कि नहीं बनता। तुमसे कोई रुपया पैसा नहीं ले रखे हैं, हमारा कंटेंट आप देख रहे हो, अपनी तैयारी कर रहे हो, तो एक लाइक भी नहीं कर सकते? अच्छी बेकार है यार। कभी कभी दिल बहुत भर आता है कि यार पता नहीं कैसे लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। एक लाइक, एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते तुम, क्लास को शेयर नहीं कर सकते, अपने व्हाट्सएप फेसबुक स्टेटस पर नहीं लगा सकते, क्या यार। अंतिम क्वेश्चन चाहे जो भी हो वो मैं देता हूँ होमवर्क के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कोसल जनपद की राजधानी था? देखिए, यदि हम बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। और उन 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में थे। तो वैसे ये पूछा कि जो उत्तरी कौशल महाजनपद था, उत्तरी कौशल जनपद था, उसकी राजधानी, उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 100 में हमें ये बताना है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं आपके उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। बीपीएस एजुकेशन हमारा चैनल का नाम है और अपना ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी चलता है, ठीक है। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और कंटेंट आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने यार दोस्तों में शेयर, और पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और एक त्रिभुज वाला भी मैंने पूछा है, तो कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चन के आंसर देना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, धन्यवाद।